तो बच्चों सबसे पहले हम सर्कुलर मोशन में जो होमवर्क था वो वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, ओके। तो बच्चों पहले हम होमवर्क वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों एक बार मुझे बताएं, हार्डली दो मतलब 5-7 क्वेश्चन शायद बचे होंगे, मुझे नहीं पता। फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट एक्सरसाइज, इसमें कोई भी क्वेश्चन बच्चों अपना रह गया हो तो बताओ एक बार। ठीक है, फर्स्ट में कोई दिक्कत तो नहीं। सेकंड बच्चों देख लो आराम से। सेकंड में बच्चों कोई क्वेश्चन अपना बच गया हो, उसमें कहीं कोई दिक्कत लग रही हो बताओ बच्चों सेकंड में। ठीक है, ओके बच्चों। थर्ड तो नहीं, 4A इसमें बच्चों कोई क्वेश्चन बच गया हो, कोई दिक्कत लग रही हो बताओ बच्चों। 12th वाला, ठीक है देख लेंगे। और कोई? ठीक है, 4B बच्चों हमने कर ही लिया था। ठीक, तो बच्चों इसमें 12th नंबर एक बार मैं देख रहा हूं। ए मॉडर्न ग्रांड प्रिक्स रेसिंग कार ऑफ मास M is traveling on a flat track in a circular arc of radius r with speed v. If coefficient of static friction between the tire ये है, then magnitude of negative lift F1 acting downward on car is, assuming force on 4 tire are identical and G। देखो बच्चों ये जनरली देखा जाए तो इस तरह के क्वेश्चन जनरली अपने सिलेबस में नहीं रहते हैं, पर ये कि जब से ऑनलाइन ये हुआ है तब से कई बार बहुत उल्टे सुलटे क्वेश्चंस जेईई मेंस में आ जाते हैं। पर कोई नहीं, एक बार देखते हैं, समझो। जैसे ये ट्रैक है, तो ट्रैक में बच्चों जैसे कोई कार मान लो है, ठीक है, कार इस तरह से बच्चों मूव कर रही है, तो इसका mg तो नीचे लगेगा, नॉर्मल कहाँ लगेगा? ऊपर। mg नीचे, नॉर्मल ऊपर। इसके अलावा बच्चों क्या होता है, जब कार ऐसे टर्न लेती है तो थोड़ा सा टिल्ट वो भी होती है, वो थोड़ा सा टिल्ट होती है, तो सरफेस को और थोड़ा सा दबाती है। mg के अलावा थोड़ा और वो अपनी तरफ से दबाती है। तो वो एक तरीके से आपसे पूछा है कि जो एक्स्ट्रा वो प्रेस कर रही है उसको इन्होंने नेगेटिव लिफ्ट बोल दिया। तो बस वही है कि अब इस तरह का वर्ड ना तो नॉर्मली पढ़ाया जाता है, ना सुनते हैं, और ना ही जनरली वो सिलेबस का कोई पार्ट होता है। बट वही है कि अब आ गया है तो एक बार अगर हम डिस्कस करें तो उसमें ये हो जाता है, जैसे बच्चों ये कार है, ठीक है, इसका नॉर्मल ऊपर, mg नीचे, और एक एक्स्ट्रा प्रेसिंग फोर्स मान लो F, इसी को इन्होंने नेगेटिव लिफ्ट बोल दिया है, वो हमें निकालना। तो बच्चों तरीका वही है, स्किड करने के टाइम पे मान लो बच्चों वो v स्पीड से मूव कर रही है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके बराबर होगा? mv²/r। लिमिटिंग फ्रिक्शन बच्चों mv²/r। लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू नॉर्मल बच्चों हो गया F प्लस mg, नॉर्मल F प्लस mg, mv²/r। अब F निकालना है, तो F बच्चों अपने पास हो जाना चाहिए mv²/r म्यू माइनस mg। एक बार देखते हैं, ऐसा कुछ है अपने पास। m बच्चों अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो v²/r म्यू माइनस g, v²/r म्यू माइनस g। तो उस हिसाब से बच्चों अगर हम निकालें तो आंसर अपने पास क्या हो जाना चाहिए? A। इन्होंने बच्चों आंसर क्या दिया है, समझ गए ना बच्चों? हालांकि मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन या सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं है, बट वो ये कि मेंस में अब कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, पर वो ये कि उसको पढ़ने या पढ़ाने का मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसे तो बहुत वास्ट सिलेबस है, आप कहाँ तक पढ़ोगे और क्या गारंटी की जो हम पढ़ रहे हैं वही आएगा। तो वो चलते हम स्टैंडर्ड सिलेबस के हिसाब से ही हैं, भले ही 1-2 क्वेश्चन अजीब से आ जाएं तो आ जाएं, उससे फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है बच्चों, और बताओ बच्चों, कोई भी कंफ्यूजन लग रहा हो इसमें? ठीक। ओके, अब बच्चों जो अपना वर्क पावर एनर्जी चल रहा था उसे फिर बच्चों हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक बच्चों, हटा दूं इसे अभी। ठीक, ओके। अब वर्क पावर एनर्जी में बच्चों एक क्वेश्चन मैंने आपको एज ए होमवर्क ये दिया था। ठीक है, इसमें बच्चों मैंने आपको टेंशन और ग्रेविटी का वर्क डन पूछा था हर एक ब्लॉक पे। मान लो 1 kg, 2 kg, 1 kg, 2 kg, और कितने टाइम में पूछा था? 2 सेकेंड। तो बच्चों बताओ आप लोगों की क्या आंसर आ रहा है? बोलो, किया हो तो क्या आंसर आए? बोलो बच्चों, किया है किसी ने? किसी भी नहीं किया? बच्चों एक दो ही तो क्वेश्चन थे, ज्यादा क्वेश्चन थे ही नहीं, क्योंकि वैसे ही इसका अभी मॉड्यूल नहीं है। चलो कोई नहीं, अभी अटेम्प्ट कर लो फिर हम डिस्कस करें। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है ना बच्चों? टेंशन और ग्रेविटी का हर एक ब्लॉक पे वर्क डन बताना 2 सेकेंड में। ठीक है ना, एक बार अटेम्प्ट कर लो फिर हम डिस्कस करें। जैसे बच्चों सबसे पहले मुझे ये बताओ, दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन कितने कितने आ रहे हैं अगर निकाल लिए हो? हाँ, दूसरे वाले का डबल आएगा, सही है, 20/3। मतलब चेक नहीं किया है पर डबल आएगा, वो चीज़ सही है। और कोई बच्चों जिसका आया हो? बच्चों टेंशन, सॉरी, एक्सेलरेशन किसी और का आया हो? कर लो बच्चों। बोलो बच्चों। 10/2, पता नहीं। और कोई? हाँ बच्चों, हो पाया? 10/20 आंसर है, या मतलब एक्सीलेशन? एक्सीलेशन इतना नहीं आ सकता है क्योंकि ग्रेविटी का मतलब इतना ज़्यादा नहीं आना चाहिए। चलो बच्चों मैं डिस्कस करता हूँ। देखो बच्चों, इस पे mg तो पक्का नीचे लगेगा, इस पे भी mg पक्का नीचे लगेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही रस्सी है तो टेंशन T, तो इस पे टेंशन 2T। अब बच्चों मान लो ये नीचे जा रहा है तो ये ऊपर जाएगा। अब बच्चों यहाँ डबल टेंशन है तो एक्सीलेशन आधा हो जाएगा। टेंशन डबल है तो एक्सीलेशन आधा। T डॉट A इक्वल टू 0 करोगे तो वही आएगा, मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ, इसका एक्सीलेशन आधा हो जाएगा। अब बच्चों अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखता हूँ, इसकी 2 वाले की, तो 2G - T 2 × A
इसकी इक्वेशन लिखूंगा तो 2t माइनस 1g 1 इंटू a/2। क्लियर है बच्चों? अब बच्चों इसको 2 से डिवाइड कर देता हूं, 2 से डिवाइड कर देता हूं तो t माइनस g/2 a/4 सेकेंड। अब इन दोनों को जोड़ देता हूं तो बच्चों देखो t कट गया, 2g में से g/2 जाएगा तो बचेगा 3g/2, 2a प्लस a/4 तो 8 9a/4। अब ये 2 ये 3 तो a आ गया बच्चों 2g/3 यानी कि 20/3, वो उससे आधा हो जाएगा तो 10/3। सही था सत्यम आपका, तो 20/3 10/3 वो चीज सही है, ये चीज सही है, सही है। अब बच्चों हम वापस डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों बताओ ये पार्ट समझ पाए? थोड़ी सी कैलकुलेशन मैंने फास्ट की है, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। अब बच्चों एक्सीलरेशन आ गया, इसकी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं। मान लो यहाँ पुट कर दी, यहाँ पुट करोगे तो बच्चों 4g/3, 4g/3 इस साइड लेके आओगे तो 2g/3। बच्चों टेंशन आनी चाहिए 2g/3, मैंने सही किया है? ठीक है, टेंशन आ गया। अब बच्चों मैं डिस्प्लेसमेंट निकालता हूं। मान लो बच्चों इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लो तो 0t हाफ, इसका एक्सीलरेशन बच्चों 20/3 और टाइम बच्चों 2 का स्क्वायर। तो बच्चों इसका डिस्प्लेसमेंट आया 40/3, तो पहले वाले का डिस्प्लेसमेंट आधा होगा 20/3। चेक करो बच्चों, कोई दिक्कत हो? बच्चों वापस समझो, एक्सीलरेशन निकाला वहां तक कोई दिक्कत, टेंशन निकाला वहां तक कोई दिक्कत, डिस्प्लेसमेंट बच्चों ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इसका हाँ यही है, यही है। सब लोग जाके रिसेप्शन पे साइन कर देना लास्ट। ठीक है, तो बच्चों अब हम वापस आते हैं। वापस बच्चों अगर हम आते हैं तो फिर समझो बच्चों S2 4/3, S1 कितना हो गया 20/3, इसमें कोई दिक्कत? अब बच्चों जो चीजें हमसे पूछी हैं उस पर अगर हम फोकस करें, उस पर अगर हम फोकस करें तो बच्चों वो देखते हैं। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ऊपर से तो नहीं निकल गया? ठीक है। अब बच्चों मान लो मैं टेंशन का वर्क डन 2 kg पे देख रहा हूं, फॉर 2 kg W टेंशन। तो टेंशन बच्चों इस पे कितनी है 20/3 ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट बच्चों ऊपर ही नहीं, इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे है। इसका डिस्प्लेसमेंट बच्चों कितना आया था 40/3 और माइनस साइन के साथ, तो बच्चों माइनस का 800/9। बोलो बच्चों इसमें कहीं कोई दिक्कत? ठीक है ना, ये क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब ग्रेविटी, ग्रेविटी, ग्रेविटी का वर्क डन बच्चों अगर मैं लिखता हूं ग्रेविटी का, तो ग्रेविटी बच्चों इस पे कितना लग रहा है 20 नीचे, तो ग्रेविटी बच्चों 20 नीचे और डिस्प्लेसमेंट 40/3 नीचे, तो 800/3। चेक करो बच्चों, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन? ठीक नहीं, ये क्लियर है बच्चों? यहां तक कोई कंफ्यूजन? चले आगे। ठीक है, टेंशन और ग्रेविटी का वर्क डन बच्चों क्लियर है। अब ये अगर मैं 1 kg के लिए लिखता हूं तो 1 kg के लिए बच्चों टेंशन कितनी होगी 2t, 2t मतलब बच्चों 40/3, उसके लिए बच्चों टेंशन 2t है तो 40/3, उसके लिए बच्चों डिस्प्लेसमेंट आधा होगा 20/3। अब बच्चों टेंशन ऊपर है डिस्प्लेसमेंट ऊपर है तो वर्क डन यही आएगा, कितना आ जाएगा 800/9। ये बच्चों ग्रेविटी का अगर मैं लिखता हूं तो इस पे ग्रेविटी नीचे है कितनी 10, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है 20/3, तो ये माइनस में आएगा।
एक बार बच्चों सारी चीजें देखो, इसमें कहीं कोई दिक्कत लग रही हो तो पूछो, ठीक है। अब बच्चों कुछ क्वेश्चन के आंसर दो। टेंशन का वर्कडन 2 किलो पे कितना आया और 1 केजी पे, दोनों का एडिशन करोगे तो बच्चों इंटरनल टेंशन का वर्कडन हो जाता है 0। क्या हो जाता है? 0। उसी वजह से वर्कडन 0 है तो पावर 0 हो जाता है। तो जो हमने कंस्टेंट मोशन में पढ़ा था कि टोटल पावर इंटरनल टेंशन की 0, वो यहां से आ जाता है। समझ पाए बच्चों? अब बच्चों पूरा क्वेश्चन एक बार देखो, इसमें कहीं कोई दिक्कत लग रही हो तो पूछो। वापस बोलो जो डाउट है आपको, किसी भी पार्ट में डाउट हो पूछो आराम से। समझ पाए बच्चों? इसे थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था। हाँ बोलो। देखो वापस बताता हूँ, यहां तक की कहानी क्लियर है ना? ठीक है। टेंशन ये आया 20/3, डिस्प्लेसमेंट 40/3। टेंशन ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो माइनस, तो माइनस लगाया। फोर्स, टेंशन, डिस्प्लेसमेंट, ये आ गया। ठीक है। और देख लो किसी पार्ट में डाउट हो। ठीक है बच्चों, चेक करो अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था क्योंकि कई चीजें इन्वॉल्व थी। नहीं, एक्सेलरेशन को टेंशन के बराबर नहीं किया है, वो तो बाई चांस दोनों की वैल्यू सेम आ गई। हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ रखी, उससे सॉल्व किया तो टेंशन निकाला। वो बाई चांस एक्सेलरेशन के बराबर आ गई, उसका मतलब ये नहीं कि एक्सेलरेशन और टेंशन बराबर होंगे। वो बाई चांस डेटा ऐसा था कि वो मैच कर रहा है। ठीक है बच्चों, कर लो। तो बच्चों जैसे सर्कुलर में 1, 2, 4A और 4B ये हमने डिस्कस कर लिया है। 3A 3B आप में से जो भी कर पाए, जिनके पास टाइम अवेलेबल हो वो कर सकते हैं, उसको फिर मुझसे आप अलग से पूछ लेना, ठीक है ना। लेकिन जो हम क्लास में एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं उनको एटलीस्ट अच्छे से समझ के जरूर कर लें। और जो मैंने पहले बताया कि प्रॉपर, खासकर जिनके नंबर कम आ रहे हैं, वो प्रॉपर होमवर्क कॉपी बनाएं, प्रॉपर उसका सॉल्यूशन लिखें, हर क्वेश्चन को प्रॉपर टैग करें कि भाई कहाँ सॉल्यूशन है, उस तरह से करें। और बाकी मैं बीच बीच में थोड़ा चेक भी करता रहूँगा, ठीक है बच्चों। कर लिया? इसे हटा दूं अभी इसे, ठीक है बच्चों, इसे फिर मैं हटा रहा हूँ, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो, ये लिफ्ट है, लिफ्ट बच्चों ए एक्सीलरेशन से जा रही है। ये क्या है? एक्सीलरेशन ए। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0। रफ सरफेस पे ब्लॉक ऐसे रेस्ट पे, रफ सरफेस से ब्लॉक रेस्ट पे। तो बच्चों सोच के बताओ, अगर मैं ग्राउंड फ्रेम में चीजें डिस्कस कर रहा हूं तो इस ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? फ्रिक्शन लग रहा होगा। कहाँ लग रहा होगा? ऊपर। कौन सा लग रहा होगा? स्टैटिक। और क्या लग रहा होगा? ग्रेविटी। कहाँ लग रहा होगा? नीचे। और क्या लग रहा होगा? नहीं, रिजल्टेंट कोई फोर्स नहीं माना जाता। ओके बच्चों बताओ, इसके अलावा कोई और फोर्स है? ग्राउंड फ्रेम में कर रहे हैं तो सीरो फोर्स का मतलब नहीं है। हाँ यही तीन है ना, ठीक है। T = 0 पे बच्चों मान लो ये सिचुएशन, स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 है और एक्सीलरेशन ये, ठीक है। ये क्लियर है? एक बार बच्चों इतना ड्रॉ कर लो। तो बच्चों अगर कुछ स्पेसिफाइड नहीं होता है उसका मतलब वो ग्राउंड फ्रेम में ही वर्क डन रहता है, सारी चीजें ग्राउंड फ्रेम में ही रहती है, ठीक है। अब बच्चों इसमें लिख लो, कैलकुलेट वर्क डन बाय ईच फोर्स इंडिविजुअली, कैलकुलेट वर्क डन बाय ईच फोर्स इंडिविजुअली इन टाइम t, इन टाइम t। कैलकुलेट वर्क डन बाय ईच फोर्स इंडिविजुअली इन टाइम t। समझ गए बच्चों? तो एक बार बच्चों ट्राई करो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। टी टाइम में हर एक फोर्स का वर्क डन क्या होगा?
वो तुम्हें बताना है, इंडिविजुअली बताना है कि लाइक फ्रिक्शन का वर्क डन कितना है, नॉर्मल का वर्क डन कितना है, उस तरह से। सॉरी, जिसका होता है बच्चों बताए, मैं वहीं चेक करता हूँ। बोलो बच्चों, हुआ हो किसी से? देखते हैं भैया, कर लो। जैसे बच्चों ये बताओ, टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? बोलो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? बोलो बच्चों, हाफ ए टी स्क्वायर। किस तरफ आएगा? ऊपर। ऊपर एक्सीलरेशन है तो ऊपर ही आएगा। हाँ, तो बच्चों फिर बताओ, टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? हाफ ए टी स्क्वायर। अब बाकी चीजें सोचो, आपको क्या चाहिए? फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और एंगल। अब वर्क डन लिखने का ट्राई करो। मुस्कान, आप कहाँ बिजी हैं? पुराना लिख रही हैं क्या? अच्छा अच्छा, कर लो। हाँ बोलो। देखो, देखो फ्रिक्शन mg साइन थीटा प्लस ma साइन थीटा g प्लस ए, ठीक है, ये इनटू डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। नॉर्मल mg cos थीटा ma cos थीटा, ये भी ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। थोड़ा सा रुको, मैं बताता हूँ, थोड़ी सी मिस्टेक। और कोई? चलो बच्चों मैं डिस्कस करता हूँ, समझो बच्चों। आसान सा क्वेश्चन है, पता नहीं आप लोगों को इतना टाइम क्यों लग रहा है। देखो बच्चों, मुझे ये बताओ, जैसे ये इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है बच्चों, इसका डिस्प्लेसमेंट पक्का ऊपर होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? हाफ ए टी स्क्वायर। बोलो बच्चों, इसमें कहीं कोई तकलीफ? ठीक है। अब बच्चों ग्रेविटी पक्का नीचे होगा, उसमें हमें कोई डाउट नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों, अगर मैं ग्रेविटी का वर्क डन लिखता हूं, ग्रेविटी का वर्क डन, तो ग्रेविटी के वर्क डन में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और एंगल 180 है, तो एक बार मैं 180 लिख रहा हूं, ना कि माइनस। बताओ बच्चों, ग्रेविटी के वर्क डन में कहीं कोई दिक्कत? ठीक है भाई, इसका काम हो गया। अब बच्चों ये एंगल अपने पास थीटा है, ठीक है बच्चों, नॉर्मल अपना यहां लगता है, तो थीटा थीटा, तो ये एंगल अपने पास क्या होता है? थीटा। अब बच्चों नॉर्मल का वर्क डन अगर मैं लिखूंगा, तो नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट हाफ ए टी स्क्वायर और उसके बीच का एंगल थीटा। अब नॉर्मल बच्चों, मान लो ये एक्सीलरेशन वैक्सीलेशन भूल जाओ, नॉर्मल अपना इस सिचुएशन में क्या रहता है? mg cos थीटा। अगर लेफ्ट हो तो g की जगह g डैश कर दो। तो अब अगर मैं नॉर्मल लिखूंगा तो mg cos थीटा, g की जगह g प्लस ए cos थीटा, खत्म। बच्चों mg cos थीटा रटा हुआ है हमें, बस लिफ्ट वाली सिचुएशन है तो g की जगह g प्लस ए, ये अगर नीचे आती तो g माइनस ए कर देते, खत्म। बस ये आंसर हो गया नॉर्मल का। अब आते हैं फ्रिक्शन पे।
तो बच्चों फ्रिक्शन अपना यहां लग रहा है और ये एंगल बच्चों अपने पास होगा 90 माइनस थीटा। तो अगर मैं फ्रिक्शन का वर्क डन बच्चों लिखता हूं तो फ्रिक्शन हाफ 80 स्क्वायर कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। बच्चों अब फ्रिक्शन कितना लगेगा mg साइन थीटा, लेकिन लिफ्ट है तो g की जगह g डैश। तो अब अगर मैं फ्रिक्शन लिखता हूं तो फ्रिक्शन मेरे पास बच्चों हो जाएगा m g प्लस a साइन थीटा। थोड़ा बहुत जैसे कॉस को साइन थीटा वो एडजस्टमेंट होता रहेगा, पर कंसेप्चुअली बच्चों ये होना चाहिए। एक बार बच्चों चेक करो, कहीं कोई दिक्कत लग रही हो पूछो। mg नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, एंगल 180 है, उसका काम खत्म। नॉर्मल इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, एंगल थीटा है, उसका काम खत्म। ऐसे बच्चों ये वाला हो गया। एक बार तीनों का बच्चों चेक करो, कहीं कोई दिक्कत लग रही हो पूछो। समझ गए बच्चों? चले आगे बच्चों, ठीक है। अब बच्चों ये जो हमने पढ़ा, इसके बाद बच्चों अपने पास आता है फ्रिक्शन का वर्क डन। किसका वर्क डन? फ्रिक्शन का। तो बच्चों ऐसे सोच के बताओ, जैसे मान लो बच्चों यही सिचुएशन है, इस पे बच्चों मोबाइल रखा हुआ है, मैं ऐसे जा रहा हूं, मोबाइल कहाँ जा रहा है? इस साइड। तो मोबाइल को इस साइड कौन लेके जा रहा है? तो मोबाइल पे फ्रिक्शन किधर है? इस तरफ। डिस्प्लेसमेंट, तो मोबाइल पे फ्रिक्शन का वर्क डन पॉजिटिव। मान लो वो L चला तो फ्रिक्शन इनटू L। अब बच्चों बताओ, मोबाइल पे फ्रिक्शन इधर था तो बुक पे फ्रिक्शन कहाँ होगा? इस तरफ। बुक कहाँ चली? तो बुक पे फ्रिक्शन का वर्क डन क्या होगा? माइनस एफ एल, माइनस एफ एल। अब बताओ, इस पे प्लस एफ एल, इस पे माइनस एफ एल, टोटल वर्क डन अगर मैं देखूं तो बच्चों इनके बीच में फ्रिक्शन कौन सा था? स्टैटिक। तो बाद में बच्चों में लिखवा दूंगा, अभी समझा रहा हूं। स्टैटिक फ्रिक्शन का बच्चों इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट पे, इंडिविजुअल मतलब मोबाइल पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव नेगेटिव वर्क डन हो सकता है। इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव नेगेटिव वर्क डन हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। मान लो मूव ही नहीं कर रहा है, मैंने इसको धक्का दिया, मूव ही नहीं किया, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट जीरो, वर्क डन क्या हो गया? जीरो। तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है, लेकिन पूरे सिस्टम पे देखोगे तो इंटरनल स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन क्या आएगा? जीरो। इंटरनल स्टैटिक फ्रिक्शन का जीरो आएगा, जो कि अभी मैं लिखवा दूंगा। ये चीज समझ गए बच्चों? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बच्चों भी क्लियर है। अब बच्चों ये क्वेश्चन देखो, बच्चों ये गलत लिख गया है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन होना था, खैर छोड़ो, इसे हटाओ। आप तो एग्जांपल लिख लो। ब्लॉक है, उसको V नॉट स्पीड से धक्का दिया, रुक गया, ये भी गलत लिखा है, राइट। बच्चों आपने मान लो कोई बॉक्स पड़ा है, उस पर लात मारी, वो खिसक के आगे जाके रुक गया। अब तुम्हें ब्लॉक पे फ्रिक्शन का वर्क डन बताना है और रोड पे फ्रिक्शन का वर्क डन बताना है, ठीक है। अब बच्चों सोच के बताओ, यहां फ्रिक्शन कौन सा होगा? काइनेटिक। घिस रहा है तो काइनेटिक। एक बार लिख लो, फिर मैं डिस्कस करूं। केवल साइन लिखना है, कुछ भी वैल्यू नहीं लिखनी है, केवल साइन लिखना है कि पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा, क्या होगा। ओके, तो बच्चों बताओ, W ऑन ब्लॉक कैसा साइन होगा? ठीक है बच्चों, इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन उधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, नेगेटिव। कोई डाउट तो नहीं बच्चों? ठीक है बच्चों, मुझे बताओ अब रोड पे क्या होगा? बोलो बच्चों, रोड पे क्या होना चाहिए? सही है बच्चों, रोड पे जीरो, क्योंकि ब्लॉक मूव किया है, रोड थोड़ी मूव की। रोड पे अगर मैं देखता हूं तो क्या हो गया? जीरो। तो यहां से बच्चों क्या निकल रहा है? जैसे ठीक है, और बच्चों एक एग्जांपल डिस्कस करता हूं। ये वाली चीज समझ गए ना?
तो बच्चों बताओ काइनेटिक फ्रिक्शन का इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट पे साइन कैसा आया यहाँ पे, नेगेटिव एंड जीरो। ये बच्चों में इसको ऐसे इधर ला रहा होता और ये थोड़ा स्लिप कर रहा होता, स्लिप कर रहा होता तो भी बच्चों इनके बीच में फ्रिक्शन कौन सा लगता, काइनेटिक। ये आगे ही जाता, इस पे बच्चों फ्रिक्शन कहाँ लगता, आगे, और कहाँ जाता, आगे। इस पे फ्रिक्शन पीछे और ये आगे जाता, तो इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन कैसा होता, इस पे नेगेटिव। टोटल निकालोगे तो बच्चों नेगेटिव आएगा, यहाँ टोटल निकालोगे तो क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो कंक्लूजन क्या है बच्चों, काइनेटिक फ्रिक्शन का टोटल वर्क डन हमेशा सिस्टम पे नेगेटिव होगा, सिस्टम पे क्या होगा, नेगेटिव, जबकि स्टैटिक का क्या था, जीरो। वापस बता बच्चों, स्टैटिक फ्रिक्शन, इंटरनल स्टैटिक फ्रिक्शन का पूरे सिस्टम पे टोटल वर्क डन क्या था, जीरो। और काइनेटिक फ्रिक्शन का पूरे सिस्टम पे टोटल वर्क डन होना भी चाहिए, क्योंकि बच्चों काइनेटिक है तो घिस रहा है, तो दोनों के डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होंगे, सेम नहीं होंगे तो एक पे प्लस एक पे माइनस, ओवरऑल माइनस ही आएगा। स्टैटिक में घिस नहीं रहा है, तो एक पे जितना प्लस होगा दूसरे पे उतना माइनस होगा, तो टोटल जीरो ही आएगा। इंडिविजुअल पे अगर निकालते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है। अब इसका यूज कहाँ होता है, यूज बच्चों होता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन में, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन में। आपसे बोलेंगे वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन कैन बी पॉजिटिव, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन कैन बी पॉजिटिव, तो वो पता होना चाहिए, उस तरह के क्वेश्चन में इसका यूज होता है। अभी समझ पाए बच्चों, तो ये मैं बाद में लिखवा दूंगा, बट अभी समझ गया ना ये, ठीक है, इसे हटा दूं बच्चों, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो, ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ट्रक जा रहा है, 4 kg का ऑब्जेक्ट है, म्यू बच्चों 0.3 है। बच्चों केवल साइन लिखना है, राइट साइन ऑफ वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक एंड ऑन ट्रक। जैसे बच्चों यहां बताओ वो साथ चलेंगे या अलग अलग, बोलो, सही है बच्चों। समझो, इसको कौन चलाएगा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है, 40 इंटू 0.3, तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन हो सकता है डिवाइड बाई 4, यानी कि 3। तो बच्चों 3 से कम एक्सीलरेशन होगा तो साथ चलेंगे, वरना अलग अलग। अभी एक्सीलरेशन 3 से कम है, मतलब साथ साथ चलेंगे, साथ साथ चलेंगे। तो बच्चों कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, तो ये एक दूसरे पे घिसेंगे नहीं। तो बच्चों बताओ 4 kg पे साइन क्या होगा, साइन साइन पॉजिटिव। और ट्रक पे अगर पूछता हूं तो ये ट्रक मान लो, ट्रक पे बच्चों बताओ साइन क्या होगा, नेगेटिव। अब बच्चों जितना वर्क डन उस पर पॉजिटिव होगा उतना ही इस पे नेगेटिव होगा, तो टोटल वर्क डन बच्चों तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, जीरो। बच्चों सिचुएशन समझ पाए, तो इस तरह की चीजों का यूज बच्चों काफी कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन में होता है। आपसे स्टेटमेंट वाले या थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछेंगे कि लाइक इसका साइन क्या हो सकता है या क्या होगा, समझ पाए बच्चों। तो यहां आपने देखा स्टैटिक फ्रिक्शन का इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, लेकिन सिस्टम पे जीरो। ठीक बच्चों, ओके। बच्चों इसे मैं हटा देता हूं, फिर कर लो, चलो। समझ तो पाए ना बच्चों कैसे पॉजिटिव है कैसे नेगेटिव है। ठीक है बच्चों, अब जो मैंने आपको बताया वो आप लिख लो। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट में बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, बट टोटल वर्क डन बाय, चाहो तो और प्रॉपर लिखना चाहो, टोटल वर्क डन बाय इंटरनल स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन ए सिस्टम विल बी जीरो। तो इंडिविजुअल पे पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, लेकिन पूरे सिस्टम पे निकालोगे तो क्या आएगा, जीरो।
Same work done by kinetic friction on individual object may be positive, negative is 0, but total work done by internal kinetic friction on a system will be negative. ठीक है बच्चों, कर लो। ठीक, ओके। तो बच्चों अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो क्या था? वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स। अब बच्चों कांस्टेंट की जगह फोर्स वेरिएबल भी हो सकता है। वेरिएबल फोर्स क्या होता है? जिसका या तो मैग्नीट्यूड बदल रहा हो या डायरेक्शन बदल रही हो या दोनों बदल रहा हो। तो उसके लिए बच्चों फंडा क्या होता है? जैसे कोई भी पार्टिकल ऐसे डिस्प्लेस हो रहा है, अगर हम बहुत छोटा सा इंटरवल लेते हैं dr का, तो ये बहुत छोटा सा इंटरवल है, तो फोर्स अगर बदल रहा होगा तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में बहुत ज्यादा थोड़ी बदल पाएगा। उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में तो लगभग कांस्टेंट मान सकते हैं। तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में बच्चों वर्क डन क्या होगा? F डॉट डी आर। अब ऐसे छोटे छोटे सभी वर्क डन को अगर मैं जोड़ दूंगा तो मेरे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चों? इसी का इंटीग्रेशन। तो अगर हमें वेरिएबल फोर्स का वर्क डन लिखना हो तो वो क्या हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन। अब इसी को बच्चों तोड़ तोड़ के लिखना हो, मान लो जैसे एफ एक्स आई एफ वाई जे एफ जेड के, डी आर बच्चों डी एक्स आई डी वाई जे डी जेड के, डॉट प्रोडक्ट करोगे तो एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई एफ जेड डी जेड। तो अगर हम तोड़ तोड़ के लिखेंगे तो एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, एफ वाई डी वाई का इंटीग्रेशन, एफ जेड डी जेड का इंटीग्रेशन, वो अपने पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। इतना क्लियर है बच्चों? तो बच्चों अब आप हेडिंग लिख लो, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्सेस, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्सेस, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्सेस। ठीक है। अब वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्सेस में बच्चों जैसे मैंने बताया डी डब्ल्यू एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर, तो टोटल वर्क डन हो जाएगा एफ डॉट डी आर का इंटीग्रेशन आर इनिशियल से आर फाइनल। इसी को बच्चों एक्स वाई जेड एक्सिस में अगर तोड़ लें तो एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल, एफ वाई डी वाई का इंटीग्रेशन, एफ जेड डी जेड का इंटीग्रेशन। इतना कर लो बच्चों। अब बच्चों बताओ इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मतलब क्या होता है? एरिया। तो एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व आपको क्या दे देगा? वर्क डन। इतना कंप्लीट कर लो बच्चों फिर।
ठीक है, चले बच्चों आगे कर लो। कोई दिक्कत बच्चों इसमें? ठीक है, कर लो। ठीक, ओके बच्चों इसे फिर मैं हटा देता हूं। ठीक है, अब बच्चों देखो इसमें क्वेश्चंस कैसे रहते हैं। अगर केवल x में है तो आप पहला टर्म यूज कर लोगे, एक्स वाई में तो दोनों टर्म यूज करोगे, तीनों है तो फिर तीनों यूज करोगे, वो चीज अपनी रहती है। ठीक है, तो बच्चों जैसे इसे देखो f इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 10, कैलकुलेट वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग पार्टिकल फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू 1। तो बच्चों अगर इस तरह से आपको दिया है तो जनरली हम ये मान के चलते हैं कि फोर्स x एक्सिस में है और x पे इस तरह से वेरी कर रहा है। ठीक है, और पार्टिकल 0 से 1 डिस्प्लेस कर रहा है। तो अगर इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो जनरली बच्चों हम ये एज्यूम करके चलते हैं। -8 देखते हैं, पता नहीं मुझे, जैसे बच्चों कर लो -8 आ रहा है। ठीक है बच्चों, f dx का इंटीग्रेशन 0 से 1 खत्म। बच्चों इसका इंटीग्रेशन x³/3, इसका x² मतलब वो 2 कट जाएगा बच्चों, -10x, अच्छा हाँ ये 3 भी हट जाएगा, ये रह जाएगा बच्चों। ठीक है ना, चेक करते रहना। 0 से 1 रखूंगा तो बच्चों 1 + 1 -10 इंटू 1 माइनस सब 0, तो सही है -8। आंसर क्या आ गया बच्चों? -8 खत्म। बोलो बच्चों इसमें अभी कोई दिक्कत हो? ठीक है बच्चों, बच्चों इसे हटा देता हूं फिर। ठीक है बच्चों, ओके अब बच्चों इसे मैं हटा रहा हूं। ठीक, अब इसे बच्चों देखो, ये फोर्स ये डिस्प्लेसमेंट मान लो बच्चों मीटर में है, ये न्यूटन में। कैलकुलेट वर्क डन बाय फोर्स इन डिस्प्लेसिंग पार्टिकल फ्रॉम x इक्वल टू 20 to 0, x इक्वल टू 20 to 0। एक बार बच्चों करो फिर मैं डिस्कस करता हूं, देखते हैं भाई, कर लो। ठीक है बच्चों, लिख लो एक बार। न्यूटन में फोर्स है और अपना ये ओके कर लिया बच्चों। अब बताओ बच्चों आंसर क्या लग रहा है? 100। अरुण पॉजिटिव 100 किसको लग रहा है एक बार बताएं? ओके नितिन तुम बताओ कैसे? नहीं वो रीजन नहीं। ओके और उसके अलावा किसी को लग रहा हो? ओके आंसर क्या होना चाहिए बच्चों बोलो? देखो बच्चों समझो, ठीक है, इसका एरिया 1/2 बेस और हाइट 10 तो 100, विथ साइन लिखोगे तो -100। ठीक है बच्चों, लेकिन यहां थोड़ा सा फर्क है। जनरली बच्चों अगर इसमें बोला जाता कि 0 से 20 डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन बताओ तो फिर ये -100 होता, लेकिन इसमें 20 to 0 बोला है। तो बच्चों आपको अब दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग क्या लगाना पड़ेगा वो समझो बच्चों। 20 से 0 फोर्स हमेशा नेगेटिव है, फोर्स हमेशा नेगेटिव है, तो फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में 20 से 0 पार्टिकल जा रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट 20 से 0 वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में। तो बच्चों दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 0। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0। तो भले ही बच्चों नीचे एरिया है उससे मतलब नहीं है, यहां वर्क डन बच्चों पॉजिटिव माना जाएगा। तो यहां बच्चों करेक्ट आंसर होगा वर्क डन बच्चों होगा प्लस का 100।
बच्चों नॉर्मल 99% क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलते हैं जिसमें 0 से 20 पूछा होगा। तो 0 से 20 पूछा होगा उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपना पुराना फंडा ही चलता है कि ऊपर का एरिया पॉजिटिव, नीचे का एरिया नेगेटिव, आराम से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन यहाँ मैंने रिवर्स पूछा है कि पार्टिकल 20 से 0 डिस्प्लेस हुआ है, तब वर्क डन बताओ। तो फिर बच्चों अपना वर्क डन +100 आएगा। बच्चों नॉर्मल क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क समझ में आया? क्लियर है ना बच्चों? ये 0 से, या मान लो बच्चों मैक्सिमम क्वेश्चन जो मिलेंगे वो वैसे ही मिलेंगे, तो उसमें उतने कंफ्यूजन की दिक्कत नहीं होती है। ठीक है ना बच्चों? चलते हैं आगे बच्चों। फिर बच्चों इसे फिर मैं हटा देता हूँ, ठीक है ना? समझ गए ना बच्चों? तो बच्चों इसमें डायग्राम बदल के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, सब में एरिया निकालना होता है, तो वो मैं आपके मॉड्यूल से होमवर्क में दे दूंगा। समझ गए ना? ठीक, चले आगे आप। ठीक, अब बच्चों जो हमने वेरिएबल फोर्स का वर्क डन देखा था, उसी में बच्चों फिर हम आगे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो वो समझते हैं। बच्चों देखो इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में, एडवांस एग्जाम में भी पूछे गए हैं, बाकी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। देखने में ये थोड़े से टफ लगते हैं, देखने में थोड़े से टफ लगते हैं, पर ऐसे कुछ टफ होते नहीं है अगर आपको वो प्रॉपर समझ में आ जाए। जैसे मैं बताता हूँ, y² प्लस xj, y² xj, ये वर्क डन है। अब मान लो बच्चों मैंने तुम्हें सिचुएशन ये दी, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, पार्टिकल मान लो बच्चों ऐसे मूव कर रहा, मान लो ये 0 0, ये 1 1, और मान लो बच्चों वो यहां से जा रहा है 1 1 से, सॉरी ये तो 0 1 होगा, मतलब 1 0 1 0, और ये पॉइंट है बच्चों 1 1। ये मान लो बच्चों A ना, या O कर देता हूं इसको, ये O, ये A, ये B। तो बच्चों एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लो, फिर मैं क्वेश्चन लिखवाता हूं। तो बच्चों इस पैटर्न का क्वेश्चन आपके एडवांस एग्जाम में पूछा भी गया है, और भी कई बार इस तरह के पूछे जाते हैं। देखने में थोड़े से टफ लगते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग में क्लियर हो तो ये टफ नहीं, आसान ही रहते हैं। इतना कर लिया, लिख लो बच्चों, फिर मैं क्वेश्चन लिखवाता हूं। ठीक है, अब बच्चों इसमें लिख लो, कैलकुलेट वर्क डन बाय फोर्स अलोंग पाथ OAB। कैलकुलेट वर्क डन बाय फोर्स अलोंग पाथ OAB। OAB पाथ के अलोंग बच्चों वर्क डन बताना, OAB पाथ के अलोंग बच्चों वर्क डन बताना। कितना आ रहा है मुझे पता नहीं, अभी देखते हैं। ठीक है, जिससे हो जाए वो चाहे तो फिर ये ट्राई कर सकता है, OB पाथ खेलो। जैसे OAB पार्ट अगर आपसे हो गया है तो आप चाहो तो फिर OB पार्ट के अलोंग ट्राई कर सकते हो। अभी OAB मैंने बताया, ठीक। सत्यम तुम मुझे बताओ तुमने क्या किया? नहीं नहीं, गड़बड़ है। और कोई किसी से हुआ? हाँ, 5/6। मुझे आंसर नहीं पता, पर तुम्हें किया क्या है वो बताओ मुझे। नहीं ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला है, नहीं वो अलग चीज़ है, बताता हूँ 2 मिनट रुकते हैं। देखते हैं, भी रुकते हैं। चलो अभी मैं फिर डिस्कस करता हूँ। फिर बच्चों OB वाला छोड़ो, अभी अभी पहले यही करते हैं। चलो बच्चों मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है बच्चों। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला बच्चों लिखोगे तो अगर मैं वर्क डन का फॉर्मूला लिखता हूँ तो अभी भी बच्चों हमने लिखा था
एफ एक्स डी एक्स। तो याद रहे बच्चों, आई के साथ वाला एक्स डायरेक्शन का फोर्स माना जाएगा, तो ये एक्स डायरेक्शन का फोर्स है और ये वाई डायरेक्शन का फोर्स है। पहली चीज बच्चों ये समझो, यहां dx लिखा है तो x की लिमिट लगेगी, यहां y की लिमिट लगेगी। ये बच्चों फॉर्मूला हो गया, ये समझे बच्चों। अब बच्चों समझो सॉल्व कैसे करेंगे, अब हम उस पर फोकस करते हैं। बच्चों यहां सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि y के साथ dx तो इंटीग्रेट नहीं हो सकता, x के साथ dy इंटीग्रेट नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे बच्चों, हमें OA के अलोंग निकालना है। तो बच्चों अब हम तोड़ तोड़ के करेंगे OA। तो बच्चों बताओ पूरे OA के लिए, पूरे OA के लिए y कोऑर्डिनेट क्या है, y 0। तो y में चेंज क्या होगा, 0। तो बच्चों y की जगह 0 रखोगे तो ये खत्म, dy की जगह 0 रखोगे ये खत्म। तो बच्चों मैंने डायरेक्ट लिख दिया है WOA 0 + 0 यानी कि 0। वापस समझो, पूरे OA में y 0 है, y 0 है तो यहां 0 रखोगे ये खत्म, dy 0 है यहां 0 रखोगे ये खत्म। बताओ बच्चों इसमें कोई दिक्कत। अब OB या AB, बच्चों बताओ AB में क्या कांस्टेंट है, तो x कोऑर्डिनेट अपने पास कितना है 1, तो यहां से x में चेंज कितना हुआ 0। तो बच्चों dx की जगह 0 रखोगे तो ये खत्म, और x की जगह तुम क्या रख दोगे 1, x की जगह बच्चों 1 रखोगे तो WAB बच्चों 0 प्लस x की जगह बच्चों तुमने रखा 1 dy। अब बच्चों y कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से 1, तो 1 का इंटीग्रेशन बच्चों y 0 से 1, 1 - 0 1। अब वो 0 था ये 1 है, तो ओवरऑल वर्क डन बच्चों कितना आ जाएगा 1, ओवरऑल वर्क डन 1। ये बच्चों प्रोसेस रहती है। तो क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा टफ लगता है, सिचुएशन थोड़ी सी टफ लगती है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो वो इसी तरह से टूट टूट के बहुत आसान हो जाता है। एक बार बच्चों पूरे पार्ट्स आप देख लो, किसी भी पार्ट में कहीं कोई दिक्कत लग रही हो पूछो, समझ पाए। अब बच्चों अगर ये तुम्हें क्लियर है तो फिर तुम OB पार्ट के अलोंग सॉल्व करो। जैसे मैं सेकंड इसमें लिख देता हूं, सेकंड पता नहीं देखते अभी, कैलकुलेट वर्क डन अलोंग OB। ये वाले पार्ट में बच्चों कहीं दिक्कत लग रही हो पूछो। हाँ आदित्य तुमने क्या किया बताओ। नहीं गलत है, वो गलत है, क्यों गलत है वो मैं बताऊंगा। नहीं बताओ बच्चों, अभी जो मैंने अप्रोच सिखाई उसको फॉलो करो। हाँ अब बस दिमाग लगाओ। फाइव बाई सिक्स देखते हैं, मुझे पता नहीं, ठीक है बच्चों मैं डिस्कस करता हूँ। देखो बच्चों ये स्ट्रेट लाइन हम बोल सकते हैं बच्चों y = x लाइन। बोलो बच्चों इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, y = x लाइन है। अब बच्चों समझो हमारे साथ दिक्कत क्या थी, दिक्कत ये थी कि बच्चों यहाँ y² था तो हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो शर्त ये होती है कि dx के साथ में या तो x होने चाहिए या कांस्टेंट, dy के साथ या तो y होने चाहिए या कांस्टेंट, कुछ और होगा तो हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन बच्चों मुझे पता है कि y x के बराबर है, तो इस y की जगह मैं x लिख सकता हूँ। तो अगर मैं बच्चों y की जगह x² लिख दूं, x बच्चों 0 से 1 वेरी कर रहा है, और x की जगह बच्चों y लिख दूं तो वो भी अपना 0 से 1 वेरी कर रहा है।
तो इसका एक्स क्यूब बाई 3 0 से 1, इसका वाई स्क्वायर बाई 2 0 से 1। बच्चों 1/3 प्लस 1/2, हाँ ये सही है आप लोगों का 5/6। ठीक है, तो बच्चों यहां तुम्हारे पास आंसर क्या होना चाहिए 5/6। ये चीज क्लियर है? ओके, इसमें बच्चों कोई डाउट? तो आदित्य जैसे आपने बताया कि साइक्लिक में 0 होता है, उस हिसाब से -1 आना चाहिए, तो यहां क्यों नहीं आया अगर थोड़ा पता हो? मान लो बच्चों ये y = x², वही ये पॉइंट 1,1, ये वही 0,0, और ये मान लो कुछ मैंने ओ सी पाथ बोल दिया। तो बच्चों इसको घर पे ट्राई कर लेना, बस ऐसे ही लिख दिया है, समझ गए बच्चों? इसी क्वेश्चन में थर्ड पार्ट मान लो कि y = x² के अलोंग तुम्हें वर्क डन निकालना है, ठीक है ना? तो बाद में कर लेना, बस मैंने लिख दिया है, अभी इसे एज ए होमवर्क रख लेना। अब बच्चों थोड़ा सा हम डिस्कशन ऐसे ही कर रहे हैं। बच्चों देखो OAB, इसमें हमने वर्क डन निकाला तो वो कुछ आया 1, O से B में निकाला बच्चों आया 5/6। इसमें निकाल लोगे तो मुझे नहीं पता क्या आएगा, लेकिन डिफरेंट आएगा। ये चीज क्लियर है? तो अब बच्चों आगे हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, अभी बस मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, ठीक है ना? आगे हम वो टॉपिक पढ़ेंगे, तो अभी बस थोड़ा सा बता रहा हूँ। टॉपिक बच्चों ये होता है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, किसी को बच्चों पता हो तो थोड़ा सा बताए क्या होता है? ठीक है, सही है बच्चों। कंजर्वेटिव में वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, तो आप OAB जाओ, OB जाओ या कैसे भी जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो अपना एक ही आंसर आएगा। जैसे यहाँ आप देखो 2 पार्ट हमने किए, अलग अलग आंसर है, इसमें भी चेक करोगे अलग आएगा, बाई चांस सेम आ जाए तो पता नहीं, पर अलग आएगा। अब इस तरह के जो अलग अलग पाथ में अलग अलग वर्क डन होता है, उसको हम बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्लियर है? क्या बोलते हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव में बच्चों साइक्लिक में पूरा वर्क डन 0 होता है, साइक्लिक में पूरा वर्क डन 0। तो जो आपने लॉजिक लगाया वो सही लॉजिक था, लेकिन इसमें कुछ पता थोड़ी आपको कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव। हाँ, अगर मैं बोल देता कि फोर्सेस कंजर्वेटिव है तो तुम बोल सकते थे कि इस पूरे में 0 होना चाहिए, तो इसमें 1 है तो इसमें भी फिर वो कर सकते थे, लेकिन अभी नहीं कर सकते। हाँ, तो वो चीज गड़बड़ है, ठीक है ना? खैर बच्चों समझ पाए? अब इस पैटर्न का बच्चों कोई सा भी क्वेश्चन हो 100% यही अप्रोच रहेगी। डेटा इससे टफ हो सकता है, आसान हो सकता है, कैलकुलेशन कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन अप्रोच बच्चों 100% यही रहेगी, वो बिल्कुल भी नहीं बदलेगी। ये चीज क्लियर है बच्चों? ठीक है ना? तो आई थिंक आप इस तरह के क्वेश्चंस कर पाएंगे। हो सकता है बच्चों किसी क्वेश्चन में तीनों हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, अप्रोच कभी भी बदलने वाली नहीं। ठीक है बच्चों, चले आगे। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट हेडिंग आप इस तरह से लिख लो फिर, वर्क डन इन अदर फॉर्मेट। वर्क डन इन अदर फॉर्मेट। वर्क डन इन अदर फॉर्मेट, ये वाला क्लियर ना बच्चों? ठीक। अब वर्क डन इन अदर फॉर्मेट, उसको बच्चों ऐसे समझो, देखो जैसे मान लो बच्चों हमने स्टार्टिंग में टॉपिक पढ़ा था, फोर्स ऐसे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट बच्चों इधर हुआ, ये एंगल थीटा। तो बच्चों फोर्स को अगर मैं तोड़ूंगा तो F cos थीटा, F sin थीटा, यही तो होगा। अब बच्चों अगर मैं वर्क डन लिखता हूं तो वर्क डन बच्चों F डॉट D या F D cos थीटा या F cos थीटा D, यही तो हुआ। तो बच्चों F cos थीटा D, F cos थीटा बच्चों क्या चीज है? कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट।
कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों वर्क डन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स। एफ कॉस थीटा का क्या मतलब है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स। ऐसे बच्चों डी ये है, डी कॉस थीटा निकालोगे तो वो आ जाएगा फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों मैं इस तरह से लिख रहा हूं, वर्क डन फोर्स इनटू फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, या बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स। तो बच्चों फोर्स इनटू फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट या मूवमेंट, फोर्स इनटू फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट या मूवमेंट, या डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स, इस तरह से भी बच्चों हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, हाँ वही वर्क डन बाई फोर्स ही है। वो जब भी वर्क डन होगा वो किसी फोर्स वगैरह का तो होगा ही। ठीक है, इतना बच्चों समझ गए? यहां तक कोई दिक्कत कर लो आराम से। तो बच्चों आगे मैं इसी लैंग्वेज में यूज करूंगा, तो मैंने उसी लैंग्वेज में लिखवा दिया है कि फोर्स इनटू फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, या डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों इसे फिर मैं हटा देता हूं, कर लो, बोलो बोलो, हाँ कर लो कर लो। ठीक है कर लो, चलो मैं इधर साइड में लिख देता हूँ। ओके बच्चों जैसे एक एग्जांपल आप देखो, मान लो ये टावर है, मान लो कुछ 23 मीटर, एक 2 kg के पार्टिकल को 30 मीटर पर सेकंड से 60 डिग्री पे फेंका है। बच्चों पार्टिकल ऐसे गया, नीचे आ गया, ठीक है ना, पार्टिकल ऐसे गया, नीचे आ गया, ठीक। तो बच्चों ग्रेविटी का वर्क डन आपको बताना है, W ग्रेविटी बताना है पार्टिकल पे पूरी प्रोसेस में। क्वेश्चन समझ गए बच्चों? 2 kg के पार्टिकल 23 मीटर का ये टावर है, 30 मीटर पर सेकंड 60 डिग्री से फेंका है, तो पूरी प्रोसेस में ग्रेविटी का वर्क डन बताना।
बच्चों जिससे हुआ हो। तो बच्चों देखते हैं, कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं है इसमें। आदित्य कितना आ रहा है तुम्हारा? ठीक है, बस वही आंसर है। बच्चों देखो, पार्टिकल ऐसे हवा में तो उस पर ग्रेविटी का फोर्स कितना लग रहा है, किस तरफ लग रहा है, ठीक है ना। तो बच्चों बताओ, पूरे मोशन में कभी भी उसने अपनी डायरेक्शन बदली तो हमेशा बच्चों को 2g लग रहा है। तो फोर्स कहाँ है? नीचे। अब बच्चों पार्टिकल ऊपर गया नीचे गया हमें लेना देना नहीं, पार्टिकल अल्टीमेटली कितना नीचे गया? 23। तो फोर्स कितना है? 20। और फोर्स की डायरेक्शन में कितना मूवमेंट हुआ? 23। वो ऊपर गया कहाँ गया हमें मतलब नहीं है, फोर्स इनटू फोर्स की डायरेक्शन में मूवमेंट। तो फोर्स नीचे की तरफ है, तो पार्टिकल अल्टीमेटली नीचे कितना गया? ऊपर गया नीचे आया, अल्टीमेटली नीचे कितना गया है? 23 मीटर। तो फोर्स इनटू फोर्स की डायरेक्शन में मूवमेंट, आंसर बच्चों अपने पास कितना आ गया? 460। प्लस में आएगा क्योंकि फोर्स भी नीचे है और मूवमेंट भी नीचे है, तो उसका एंगल क्या है, स्पीड क्या है, हमें कोई मतलब नहीं है। ग्रेविटी का वर्क डन पूछा है बच्चों, फोर्स इनटू फोर्स की डायरेक्शन में मूवमेंट, ये आंसर खत्म। बताओ बच्चों कहीं दिक्कत हो? अब बच्चों मुझे बताओ, अगर मैं बोलता कि इसमें एयर फ्रिक्शन प्रेजेंट है, आंसर पे फर्क पड़ता? क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स तो फिर भी वही रहता है, एयर फ्रिक्शन लग रहा हो नहीं लग रहा हो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। ग्रेविटी का वर्क डन तो तब भी वही रहेगा, क्योंकि वो फिर भी mg लगना है, नीचे ही लगना है, और एयर फ्रिक्शन की वजह से हवा में थोड़ी लटकेगा पार्टिकल, नीचे तो आएगा ही आएगा। तो बस खत्म। बताओ बच्चों इसमें कहीं कोई दिक्कत? तो बच्चों अब कंक्लूजन समझो, जब भी कभी ग्रेविटी का वर्क डन निकालना है, जैसे मान लो ये है, मैंने पार्टिकल को ऐसे यहाँ से छोड़ दिया, नीचे आ गया, तो बताओ ग्रेविटी कहाँ लगेगा? पार्टिकल नीचे कितना गया? तो ग्रेविटी का वर्क डन क्या हो गया? प्लस mgh। बच्चों मान लो ये सरफेस ऐसी है, ऐसे स्लाइडिंग वाली, तब मैं पूछता हूं ग्रेविटी का वर्क डन। मान लो बच्चों सरफेस ऐसे जिगजैग है, तो भी ग्रेविटी का वर्क डन क्या होगा? mgh। तो अब ग्रेविटी का वर्क डन बच्चों mgh। अब यही मान लो बच्चों उल्टा होता, यहां से तुम पार्टिकल को फेंकते, छत पे जाके अटक जाता, छत पे जाके अटक जाता, तो ग्रेविटी का वर्क डन क्या आता? तो बच्चों ग्रेविटी का वर्क डन, जैसे मान लो पार्टिकल ऐसे घूम घूम के यहाँ आए, m मास, तो अल्टीमेटली बच्चों मान लो अगर वो h नीचे आया, तो प्लस होगा या माइनस? प्लस। नीचे आ रहा है तो प्लस, और कितना होगा? mgh। और ये अगर वो ऊपर जा रहा होता तो माइनस। क्लियर है बच्चों? ठीक है ना। तो बच्चों अब आप लिख लो वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो W ग्रेविटी बच्चों सिंपली प्लस माइनस mgh। लॉजिकली बच्चों प्लस या माइनस सोच सकते हो। अगर पार्टिकल नीचे जा रहा है तो ग्रेविटी का वर्क डन पॉजिटिव होगा, ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव होगा। अब हाइट से मतलब, हाइट से उसके पाथ वाथ उससे कोई मतलब नहीं है, कैसे आ रहा है कैसे जा रहा है, प्लस माइनस mgh, प्लस माइनस mgh, खत्म। लॉजिक से बच्चों ऊपर जाएगा तो फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, माइनस, नीचे आएगा तो प्लस होगा। ये चीज क्लियर है बच्चों? इसमें कहीं कोई दिक्कत? ठीक है। फर्दर बच्चों इसमें देखो वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक है। अब बच्चों इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन बच्चों मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं वो समझना। बच्चों ये 6 मीटर की रस्सी है, 6 मीटर की रस्सी है, इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक mg, एक टेंशन, एक F1 हमेशा राइट साइड लग रहा है 4 न्यूटन, एक 6 न्यूटन हमेशा टेंजेंशियल लग रहा है, एक F3 8 न्यूटन हमेशा B पॉइंट की तरफ लग रहा है। तो F1 ऑलवेज एक्ट राइट साइड, हमेशा हॉरिजॉन्टल, F2 ऑलवेज एक्ट टेंजेंशियल टू पाथ, टेंजेंशियल मूव कर रहा है, F3 ऑलवेज एक्ट टुवर्ड पॉइंट B, वो हमेशा B पॉइंट की तरफ लग रहा है, B पॉइंट की तरफ, ठीक है।
particle move from A to B along quarter circle, then calculate work done by each force. तो कौन कौन से फोर्स हैं? टेंशन, F3, F2, F1, mg. इन 5 फोर्सेस का वर्क डन तुम्हें लिखना है. क्वेश्चन बच्चों क्लियर है ना? तो एक बार इसे नोट कर लो, फिर ट्राई करो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ. हाँ, ए से बी जा रहा है, ए से बी वो इस तरह से जा रहा है, तब तुम्हें वर्क डन लिखना. देखते हैं भैया. कर लिया? ओके, देखते हैं और कोई जिससे हुआ कर लो. चलो कर लो. F3 ऑलवेज एक्ट टुवर्ड पॉइंट बी, तो वो हमेशा बी पॉइंट की तरफ लग रहा है. हो गया? ठीक है. अब वंश तुम मुझे बताओ, mg का वर्क डन तुमने क्या लिखा है? चलो ठीक है, F1, F2, F3 में बताओ. F1 का क्या लिखा है? ठीक है. F2 3 पाई r. क्या किया है मुझे बताओ? ओके, 6 इंटू पाई इंटू 6 बाई 4, तो 3 पाई आर नहीं आए. 3 पाई, अच्छा रेडियस के टर्म्स में. हाँ, रेडियस के टर्म्स में कोई नहीं. हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सही है सही है. बी मतलब F3 का क्या लिखा है? हाँ सही है सही है सही है सही है. ठीक है. टेंशन का? चलो कोई नहीं, मैं डिस्कस कर रहा हूँ. सही है. ओके, टेंशन का 0 हो जाएगा. ठीक है बच्चों, मैं डिस्कस कर रहा हूँ, समझो, ध्यान से देखना. देखो बच्चों, अगर बच्चों मैं देखता हूं तो बच्चों जैसे ये सर्कल है बच्चों, ये क्वार्टर सर्कल, मतलब यहां से यहां तक कुछ मूव कर रहा है. तो बच्चों पूरे सर्कल की लेंथ होती है 2 पाई आर, आधे सर्कल की पाई आर, तो उसके आधे की हो जाएगी पाई आर बाई 2. तो एक एक करके डिस्कस करते हैं. बच्चों अगर मैं ग्रेविटी का वर्क डन लिखता हूं तो फोर्स हमेशा नीचे है. पार्टिकल यहां से यहां पहुंच गया तो कितना हाइट वाइज शिफ्ट हुआ? 6. तो इसका वर्क डन हो जाएगा mg6. अब प्लस होगा या माइनस? क्योंकि ऊपर जा रहा है. बच्चों बताओ ग्रेविटी में कहीं कोई दिक्कत?
अब बच्चों टेंशन का लिखता हूं, तो टेंशन बच्चों हमेशा 90 डिग्री पे लगेगी, टेंशन ऐसे लगेगी। तो बच्चों कोई भी छोटे हिस्से का आप निकालोगे 90 डिग्री एंगल है, तो कोई भी छोटे हिस्से में वर्क डन 0 है, क्योंकि 90 डिग्री एंगल है। तो कोई भी छोटे हिस्से में वर्क डन 0 है, तो सब 0 0 जोड़ भी दोगे तो 0 ही रहेगा, तो टेंशन का वर्क डन 0। ठीक है। या बच्चों टेंशन सेंटर की तरफ लग रहा है, सेंटर की तरफ तो पार्टिकल मूव ही नहीं किया, तो 0। अब बच्चों 4 न्यूटन वाले का देखते हैं, वो हमेशा राइट साइड लग रहा है, राइट साइड, तो पार्टिकल राइट साइड कितना मूव किया, 6। तो फोर्स इनटू फोर्स की डायरेक्शन में मूवमेंट, तो 4 इंटू 6 यानी कि 24। अब बच्चों F2 लिखता हूं, वो 6 है और हमेशा टेंजेंशियली मूव कर रहा है, टेंजेंशियली। तो बच्चों टेंजेंशियल डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में पार्टिकल का कितना मूवमेंट हुआ, तो बच्चों पूरा 2 पाई आर, आधा पाई आर, ये उसका भी आधा है, तो पाई आर बाई 2। तो बच्चों पाई आर बाई 2 लिख रहा हूं, रेडियस 6 लिख देंगे, पाई आर बाई 2। समझ पाए बच्चों? फोर्स इनटू फोर्स की डायरेक्शन में मूवमेंट, फोर्स इनटू फोर्स की डायरेक्शन में मूवमेंट, तो फोर्स की डायरेक्शन में मूवमेंट कितना हुआ है, पाई आर बाई 2। ठीक है भाई। अब आते हैं बच्चों F3 पे, तो F3 बच्चों अगर मैं लिखता हूं, तो वो हमेशा B पॉइंट की तरफ है, वो हमेशा कहां है, B पॉइंट की तरफ। तो वो B पॉइंट की तरफ है, तो पार्टिकल अल्टीमेटली B पॉइंट की तरफ कितना मूव किया है, ये हाइपोटेनस 6√2। तो फोर्स इनटू फोर्स की डायरेक्शन में मूवमेंट, ये आंसर। अब बच्चों पांचों को एक बार देखो, किसी भी पार्ट में कोई कंफ्यूजन लग रहा हो चेक करो। तो बच्चों हमने यूज क्या किया है, फोर्स इनटू फोर्स की डायरेक्शन में मूवमेंट या डिस्प्लेसमेंट। ये चीज बच्चों क्लियर है? ठीक। बोलो बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट हेडिंग आप लिख लो, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है ना, चेक कर लो। नेक्स्ट बच्चों लिख लो फिर, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। ठीक है। तो बच्चों पहले मैं प्रोसेस समझा रहा हूं, फिर बाद में आपको बस फॉर्मूला लिखवा दूंगा, प्रोसेस में भी कुछ खास है नहीं, छोटी सी प्रोसेस है। ठीक है बच्चों, बताओ स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, के एक्स, यही तो होता है। एक्स बच्चों इसमें क्या होता है, कंप्रेशन या इलोंगेशन फ्रॉम नेचुरल लेंथ। बच्चों बताओ फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल, वेरिएबल। अगर वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो वर्क डन कैसे लिखोगे, फोर्स डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान से समझो बच्चों, जैसे अगर मैं स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन लिख रहा हूं, स्प्रिंग फोर्स का, तो मान लो बच्चों मैं इसको यूं डिस्प्लेस कर रहा हूं इनिशियल से फाइनल, तो फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो एंगल कितना हुआ 180, 180 तो एक माइनस लगाऊं, समझे बच्चों। फोर्स स्प्रिंग का इधर है, मैं इधर डिस्प्लेस कर रहा हूं, तो 180 एंगल होगा, तो एक माइनस, एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल। बच्चों ये अलग हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल, माइनस के एक्स फाइनल का स्क्वायर बाई 2, एक्स इनिशियल का स्क्वायर बाई 2, या माइनस अंदर भेज दो तो हाफ के एक्स इनिशियल का स्क्वायर, एक्स फाइनल का स्क्वायर। इतना समझ पाए बच्चों? अब बच्चों मैं इसका केवल फिर और थोड़ा सा दिखवा देता हूं। तो बच्चों अब वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स ऐसे समझो,
ये एनएलपी से क्या मतलब है, नेचुरल लेंथ पोजीशन, नेचुरल लेंथ पोजीशन। यहां बच्चों ये एक्स पे है, तो इस पे फोर्स क्या लगेगा बच्चों स्प्रिंग का, के एक्स। मान लो बच्चों मैंने इससे थोड़ा dx डिस्प्लेस किया, तो बच्चों अगर मैं वर्क डन लिखता हूं तो वो हो जाएगा माइनस लगा देता हूं, देखो के एक्स डी एक्स कॉस 180, इंटीग्रेट करूंगा x इनिशियल से x फाइनल। जब बच्चों मैं पूरा इंटीग्रेशन वगैरह करके फाइनल वैल्यू लिख दूंगा, तो बच्चों मैं अब डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, प्रोसेस मैंने समझाई दी, तो वो अपने पास हो जाएगा हाफ के x इनिशियल स्क्वायर x फाइनल स्क्वायर। ठीक है, इतना बच्चों एक बार कर लो, फिर मैं डिस्कस कर लूँ। ठीक है बच्चों, बीच की कैलकुलेशन मैंने गायब कर दी है, वो मैंने बता ही दिया, सॉल्व करोगे वो आ जाएगा। ठीक है ना। बच्चों थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ, फर्स्ट, सेकंड, 17, 6, बच्चों ये जो आपको आज मॉड्यूल मिला है वर्क पावर एनर्जी का, ये उसके क्वेश्चंस हैं बच्चों। इतना कर लिया आप लोगों ने। ओके, अब बच्चों इसमें एक चीज समझो, x इनिशियल x फाइनल, तो इसमें बच्चों एक दोनों इलोंगेशन हो सकते हैं, दोनों कंप्रेशन हो सकते हैं, एक कंप्रेशन एक इलोंगेशन, एक इलोंगेशन एक कंप्रेशन, कुछ भी हो सकता है। तो अब ये जो x इनिशियल x फाइनल है, ये क्या है, कंप्रेशन,
elongation from natural length. ओके बच्चों, इतना क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो बच्चों याद रहे, कोई एक कंप्रेशन, कोई एक इलोंगेशन, दोनों इलोंगेशन, दोनों कंप्रेशन, कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला बच्चों यही रहेगा। कई बार बच्चों को इस तरह से बोलता है, कैलकुलेट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन एक्सटेंडिंग फ्रॉम दिस टू दिस। तो बच्चों ये स्प्रिंग का है, अगर एक्सटर्नल पूछते हैं तो इस पे माइनस लग जाएगा। कई बार बच्चों को ये लैंग्वेज लिखता है कैलकुलेट वर्क डन इन एक्सटेंडिंग, तो उसका मतलब भी बच्चों जनरल मतलब एक्सटर्नल वर्क डन होता है। तो जब बहुत क्लियरली लिखा हो कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स बताओ, तो हम ये लगाते हैं। अगर क्लियरली मेंशन नहीं है तो उसका जनरल मतलब हम ये मान के चलते हैं कि एक्सटर्नल वर्क डन। एक्सटर्नल वर्क डन यानी कि अगेंस्ट वर्क डन। तो बच्चों अगर इसी में हम एक्सटर्नल या अगेंस्ट वर्क डन लिखते हैं तो माइनस लगा दोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर एक्स इनिशियल का स्क्वायर। समझ गए ना बच्चों? तो एक्सटर्नल वर्क डन पूछता है या अगेंस्ट वर्क डन पूछता है तो ये होगा, और स्प्रिंग का वर्क डन पूछता है तो हाफ के एक्स इनिशियल का स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? तो ये फॉर्मूला बच्चों आगे काफी ज्यादा यूज करेंगे तो वो दिमाग में सेट होना चाहिए। इतना बच्चों क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन? तो बच्चों ये क्वेश्चंस अपने वर्क पावर एनर्जी के हैं, वो आप कर सकते हो। बाकी आप लोग अगर करना